आप क्या कह रहे थे श्रेयांश? पंखा बंद करके पढ़ते हैं। हाँ चालू है। ठीक है। एक व्यक्ति था जो बहुत डींग हाँकता था। ठीक है। तो वो बोला कि हमने हाथी को बोलते हुए देखा। तो दूसरा व्यक्ति जो उसका दोस्त था, जानता था कि डींग बहुत हाँकता है, तो बोला तुम हाथी को बोलते हुए देखे हो, हम तो उड़ते हुए देखे, परसों ही मेरे घर की छत पर था। ठीक है, चलिए जनसंख्या वृद्धि पर अब डिटेल लिखिए। डायग्राम बना चुके हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेशन में। अब लिखना शुरू कीजिए आप लोग। क्या क्या डायमेंशन है जनसंख्या वृद्धि के? कारण, परिणाम, समाधान। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है, कैसे? जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, और आजादी के बाद जनसंख्या वृद्धि का प्रादेशिक प्रतिरूप क्या रहा है भारत में। जनसंख्या वृद्धि का नगरीकरण पर प्रभाव। इस सारे डायमेंशन पर हम लोग बात करेंगे। लिखना अब शुरू कीजिए। डायग्राम हम बना चुके हैं। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लिया जाए। लाल बहादुर शास्त्री, ये कहानी सुने होंगे आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री बचपन में स्कूल जाते थे तो बीच में नदी पड़ती थी। ठीक है, और शास्त्री जी के पास पैसा नहीं होता था इतना कि वे नाव पर चढ़कर जा सके। ठीक है, नाव वाला बार बार कहता था मेरे नाव पे बैठ जाओ, पार कर देते हैं, लेकिन बहुत स्वाभिमानी थे। ठीक है, पुस्तक को बांधते थे सर पे और उल्टा तैर कर नदी पार कर जाते थे, तब स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, और आगे चलकर क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने। तो साधना, पढ़ाई जो है, तैयारी क्या है? साधना है, तपस्या है। ये पसीना बहाने से डरिएगा तो कैसे आगे बढ़िएगा? ठीक है, डीएम बन जाइएगा और एसी लगा के बैठे रहिएगा, भीषण गर्मी है, इसमें कहीं निकलना नहीं है। आपके जिले में कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है, सब जगह एसी को लटकाए हुए जाइएगा? एसी से बाहर निकलिएगा कि नहीं है? एक बार ऐसे ही हम बोल रहे थे, एक लड़के ने कहा सर कार में एसी लगा रहेगा, कार में बैठे बैठे ही बात करेंगे। ठीक है, तो कार में बैठे बैठे आप बात कीजिएगा तो असरदार नहीं होगा ना, और कार सब जगह तो नहीं जा सकती है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, नदी है, तालाब है, सब जगह कार दौड़ाते रहिएगा। ठीक है, हर तरह के मौसम को झेलने की आदत होनी चाहिए। शरीर को बहुत ये मत बनाइए, लचीलापन रखिए शरीर में, ठंडा भी झेल सके, गर्मी भी झेल सके। ठीक है, पानी पीजिए सभी जगह का, नदी का, तालाब का। अब तालाब मतलब गंदा नहीं, झरना का, आरओ का, चापाकल का नहीं, ताकि वो आपकी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ऐसे भी हम लोग की प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत है इंडियंस की। कोरोना में कम हताहत हुए हमारे यहाँ, उसका कारण यही है। चलिए, सेव किए थे? हम लोग जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा पढ़े। एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाली आबादी की संख्या में धनात्मक वृद्धि को, धनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि। भारत में 1901 में कितनी आबादी थी? लगभग 24 करोड़, 23.8 करोड़। आज 2023 में हम लोग कितने हो गए हैं?
142.86 करोड़ लगभग हो गए हैं। हमारे यहाँ वृद्धि तो जारी है, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि वृद्धि दर में कमी आई है। और संतोषजनक बात क्या है कि युवा आबादी अधिक है, आश्रित आबादी के अनुपात, युवा आबादी के अनुपात में आश्रित आबादी कम है। ठीक है, हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण रहे हैं? ऐसे जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण: जन्म दर ऊंची हो, मृत्यु दर कम हो, और देशांतर माइग्रेशन। तो देशांतर ने उतना प्रभावित नहीं किया है, जन्म दर और मृत्यु दर ने प्रभावित किया है। तो मृत्यु दर में कमी के क्या कारण है पढ़ा दिया है मैंने, जन्म दर में वृद्धि के क्या कारण है बता दिया है, परिणाम जनसंख्या वृद्धि का क्या है, समाधान पढ़ ही चुके हैं, अब इसको डिटेल में लिखवा रहे, लिखिए। किसी निश्चित भूभाग, हेडिंग बनाइए वही, जनसंख्या वृद्धि। या भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में आबादी के आकार में रवि आ रहा है, देखो पीछे, ठीक है। आबादी के आकार में निश्चित समय में होने वाले धनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, कहते हैं। पैराचेंज भारत में 1901 में आबादी 23.8 करोड़ थी। वर्तमान में 2023 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार आबादी 142.86 करोड़ हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। संतोषजनक बात यह है कि दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है। दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है। उन्नीस सौ इक्यानवे से 2001 के बीच दशकीय वृद्धि दर 21.34% थी। इक्कीस 21.34% थी।
जो अब 2001 से 11 में कितना है, 17.5%। ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन वृद्धि दर कम है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। दूसरी सकारात्मक स्थिति यह है कि एक सकारात्मक स्थिति क्या हुआ कि वृद्धि दर कम हो रही है। दूसरी सकारात्मक स्थिति यह है कि देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए पूरा डिटेल नहीं, जनांकी के संक्रांति में पढ़ा चुके हैं, जनांकी के लाभांश में भी पढ़ा चुके हैं। दूसरी संतोषजनक बात यह है कि युवा एवं कार्यक्षम आबादी की तुलना में आश्रित आबादी कम है। कार्यक्षम आबादी को कौशल युक्त बनाकर जनसंख्या वृद्धि को वरदान बनाया जा सकता है। अन्यथा जनसंख्या वृद्धि अभिशाप भी हो सकती है। ये सब पढ़ा चुके हैं किस तरह युवा आबादी अधिक होगी और कुशल नहीं होगी, बेरोजगार होगी, तो पूरे देश में अराजकता और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः तीन कारण रहे हैं। तीन कारण हैं। पहला, मृत्यु दर कम होना। दूसरा, जन्म दर अधिक होना। तीसरा, देशांतर गमन। या आप्रवासन। आप्रवासन पैराचित करके लिखिएगा। भारत की जनसंख्या को देशांतर गमन ब्रैकेट में दे दीजिएगा, भारत विभाजन या बांग्लादेश के गठन से जुड़ी समस्याएं। भारत विभाजन या बांग्लादेश के गठन से जुड़ी समस्याएं। ने ज्यादा प्रभावित नहीं किया।
पहला चेंज। यहां जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः दो ही कारण रहे हैं। मृत्यु दर में कमी पहला, दूसरा जन्म दर में वृद्धि। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि उचित है, क्या कहिएगा? जनसंख्या वृद्धि वरदान है, एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि वरदान है। यदि जनसंख्या में युवा आबादी, कार्यक्षम आबादी अधिक हो, आश्रित आबादी, निर्भर आबादी का अनुपात कम हो, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि एक सीमा तक उचित है, ठीक है, उतनी ही सीमा तक उचित है जितनी जनसंख्या के उपभोग के कारण पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। अब मान लीजिए युवा आबादी हो, युवा आबादी बहुत हो जाए, अब कुशल ही कर दिए, लेकिन उपभोग तो करेगा वो, पर्यावरण पर, संसाधन पर दबाव बढ़ेगा ना। धरती को हम बड़ा नहीं ना कर सकते हैं, ठीक है। जापान के साथ क्या प्रॉब्लम है? जापानी साम्राज्यवाद का एक कारण यह भी रहा है, क्या? तो जापान भूगोल सीमित है, लेकिन आबादी बहुत बढ़ती है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधा बहुत है ना। सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहाँ के लोगों की होती है? जानते हैं ना, बूढ़ों का देश कहा जाता है। तो वहां के लोगों को प्रॉब्लम होता है कि अतिरिक्त जनसंख्या को कहां बसाएं। तो जापानियों ने आसपास को हड़पना शुरू किया, मंचूरिया को, चीन को। करोड़ों प्लेग संक्रमित मक्खी को मंचूरिया के गांवों में छोड़ दिया था। मंचूरिया की आबादी खत्म हो जाए तो वहां पर जापानियों को बसाएंगे। ये समस्या है वहां, समझ में आ रही बात? तो ये जनसंख्या वृद्धि एक सीमा तक उचित है, ठीक है, उतना ही उचित है जितनी जनसंख्या के उपभोग से पर्यावरण पर, संसाधन पर अधिक दबाव ना पड़े। जनसंख्या अगर उपभोग करे तो उसका पुनर्भरण हो जाए। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए कोई शहर है, वहां जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गया, तो संसाधन पर दबाव बनेगा। सबसे पहले तो भूमिगत जल स्तर पर दबाव बढ़ेगा, ठीक है। अगर जनसंख्या सीमित है, कम है, तो भूमिगत जल संसाधन निरंतर बना रहेगा। बारिश होगी तो उस समय क्या होगा? रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक है तो क्या हो जाएगा? रिचार्ज कितना, प्रकृति कितना रिचार्ज करेगी? भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला जाएगा। एक समय में होगा, ऐसी स्थिति आएगी कि शहर को पानी के लिए दूसरे जगहों पर निर्भर रहना पड़ेगा। है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसको अपना पानी नहीं है। इंडिया में बहुत ऐसे शहर हैं जो अपनी जमीन के नीचे का पानी उपयोग नहीं करता है, है ही नहीं उसके पास, ठीक है, दूसरे जगहों के पानी पर निर्भर है। क्लियर है बात? तो जनसंख्या वृद्धि एक सीमा तक उचित है, उतना ही उचित है जिससे पर्यावरण पर और संसाधन पर अतिरिक्त दबाव, क्लियर है? जनसंख्या वृद्धि उतना ही उचित है जितने में युवा आबादी, कार्यक्षम आबादी का अनुपात अधिक हो, निर्भर आबादी का अनुपात कम हो। और जनसंख्या वृद्धि वरदान सिद्ध हो सकती है यदि कार्यक्षम आबादी अधिक हो और उसे कुशल बनाया जाए। फिर भी कुछ भी हो, जनसंख्या वृद्धि एक सीमा तक ही उचित है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ, चलिए। तो हाँ, क्या लिखे थे यहां? भारत के संबंध में दो ही कारण, जन्म दर ऊंचा होना, मृत्यु दर कम होना। अब जन्म दर, मृत्यु दर कम होने के भी कारण है कई, और जन्म दर ऊंचा होने के भी कई कारण है। तो दोनों पर हम बात करेंगे। जो डायग्राम बना ही चुके हैं हम लोग, डायग्राम में दिखा दिए ना। अब हेडिंग बनाइए, मृत्यु दर में कमी के कारण।
मृत्यु दर में कमी के कारण। पहला, पहले क्या होता था हमारे यहाँ, अकाल की स्थिति जब उत्पन्न होती थी तो गांव का गांव, लाखों आबादी, करोड़ों आबादी साफ हो जाती थी भूख से। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, इस पर नियंत्रण पाया गया और अकाल के कारण मौतों की संख्या में भारी कमी आई है। तो पहला तो ये लिखिए, अकालों की बारंबारता में कमी। मृत्यु दर में कमी के कारण लिखवा रहे हैं, अकालों की बारंबारता में कमी। आजादी के बाद यद्यपि, उसको डील कर रहे हैं, आजादी के बाद यद्यपि सूखा या फसल के खराब होने की स्थिति का सामना देश को करना पड़ा है। लेकिन सरकारों ने खाद्यान्न भंडारों का उपयोग कर स्थिति को काफी हद तक संभाला है। अकाल के कारण होने वाले मौतों की संख्या में भारी कमी आई है। अरे कौन सी है, एग्जॉस्ट। कैसे लगाया हुआ था, चलिए। हाँ, हाँ लिखिए, अकालों के कारण होने वाले मौतों की संख्या में भारी कमी आई है। दूसरा, क्या लिखवा रहे हैं, मृत्यु दर में कमी के कारण में पहला क्या हो गया, अकालों की बारंबारता में कमी। दूसरा, महामारियों पर प्रभावी नियंत्रण। प्लेग, हैजा, चेचक, मलेरिया, आदि। मलेरिया आप ये भी दे दीजिए, कोरोना, कोविड, कोरोना वायरल डिजीज। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था के कारण इनसे होने वाले मौतों में भारी कमी आई है। तीसरा, शिक्षा
स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजलापूर्ति, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने की सुविधाएं, आदि के कारण भी मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, ये था क्या, मृत्यु दर में कमी के कारण। अब जन्म दर में वृद्धि के कारण। जन्म दर में वृद्धि के कारण में पहला कारण आर्थिक कारण। डायग्राम बना दिए हैं, डायग्राम से आप सब लोग समझ रहे होंगे। आप लोग जन्म दर में वृद्धि के कारण हेडिंग बना दीजिए, उसमें पहला कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में 3 कारण बताया था मैंने, कौन कौन? कृषि की व्यापकता, गरीबी की व्यापकता और शहरीकरण का निम्न स्तर। ठीक है, पहला दीजिए कृषि की व्यापकता। आर्थिक कारण में पहला कृषि की व्यापकता। डैश देख लिखिएगा, पिछड़ी तकनीक, पशुपालन, खेतों की रखवाली, पिछड़ी तकनीक, पशुपालन, खेतों की रखवाली, जुताई, कटाई में बाल श्रम की उपयोगिता, क्या क्या लिखे? पशुपालन, खेतों की रखवाली, जुताई, कटाई में बाल श्रम की उपयोगिता के कारण बच्चे कम ही उम्र में पिता को सहयोग करने लगते हैं। और इस प्रकार बच्चे परिवार के लिए भार नहीं होते। दूसरा, शहरीकरण का निम्न स्तर। शहरों में आवास समस्या, संयुक्त परिवार के टूटने, संयुक्त परिवार के टूटने के कारण बच्चों का लालन पालन कठिन एवं खर्चीला होता है। फलतः जन्म दर कम होती है।
जबकि भारत में शहरीकरण की गति अपेक्षाकृत कम रही है। कम रही है। तीसरा, गरीबी की व्यापकता। गरीबी की व्यापकता यह जनसंख्या वृद्धि का कारण और परिणाम दोनों है। गरीब परिवार बच्चे से तीन तरह के फायदे, तीन तरह के लाभ की आशा करते हैं। बच्चे से तीन तरह के लाभ की आशा करते हैं। पहला, अतिरिक्त आय। दूसरा, सामाजिक सेवाएं। सॉरी, सामाजिक सुरक्षा। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। तीसरा, विभिन्न प्रकार की सेवाएं। तीसरा, विभिन्न प्रकार की सेवाएं। ठीक है। एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बच्चे के दुकान को नगर निगम वालों ने तोड़ फोड़ का ये किया, प्रयास किया। तो बच्चा इतना छोटा सा है, वो अड़ गया पुलिस के सामने। हाँ हाँ, चीन का या उधर का ही था, तो एकदम डटा रहा। चलिए, तीन प्रकार, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, और इस प्रकार बच्चे भार नहीं समझे जाते। इनकी परवरिश लागत भी कम होती है। परवरिश लागत भी कम होती है। जबकि आर्थिक एवं अन्य लाभ अधिक मिलते हैं। आर्थिक एवं अन्य लाभ अधिक मिलते हैं। पैराचेंज महमूद ममदानी के अनुसार, महमूद ममदानी इकोनॉमिस्ट थे। ममदानी के अनुसार लोग इसलिए गरीब नहीं है कि उनके परिवार बड़े हैं, इसके विपरीत उनके परिवार इसलिए बड़े हैं क्योंकि वे गरीब हैं। क्योंकि वे गरीब हैं।
दूसरा सामाजिक कारण। अभी क्या पढ़ा रहे थे? जन्म दर में वृद्धि के कारण में आर्थिक कारण। अब जन्म दर में वृद्धि के सामाजिक कारण। सामाजिक कारण पहला अशिक्षा। गैस दीजिएगा। अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझ पाते हैं। विवाह, परिवार, विवाह, परिवार, लैंगिक समानता के विषय में रूढ़िवादी मानसिकता देखी जाती है। रूढ़िवादी मानसिकता देखी जाती है। दूसरा सामाजिक कारण में ही संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा संयुक्त परिवार में बच्चों के लालन पालन का मुख्य भार, लालन पालन का मुख्य भार परिवार के मुखिया पर होता है, न कि जन्मदाता पर। तीसरा संतति निरोधक उपायों के सीमित उपयोग। सीमित उपयोग चौथा ये सामाजिक कारण में है। चौथा मनोरंजन के साधनों का अभाव। गैस इस मतलब इस एनालिसिस कीजिए, अभाव के कारण कैसे जनसंख्या जन्म दर ऊंचा हो जाता है। तो इसके कारण मतलब मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण, इसके कारण लोग यौन क्रिया को ही मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। फलतः जन्म दर ऊंची होती है। तीसरा सांस्कृतिक कारण। आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, अब सांस्कृतिक कारण।
पहला लिखिए, विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता। डैश देखिए, लिखिएगा, वंश परंपरा। मोक्ष की अवधारणा। में विवाह की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। भारतीय संस्कृति में और एक माता पिता का बड़ा कर्तव्य है, मृत्यु से पहले विवाह करवा दे। ठीक है, हाँ। विवाह को माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। देखिए, विवाह को माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। तो कहेंगे अब इसका शादी कर लेंगे तो गंगा नहा लेंगे। बड़ा कर्तव्य माना जाता है। दूसरा, बाल विवाह, बहु विवाह। बाल विवाह में क्या होता है, जब बचपन में ही विवाह कर दिया जाए तो प्रजनन अवधि क्या हो गई, लंबी हो गई, बच्चा पैदा करते रहो। बहु विवाह, एक साथ 4 पत्नी रख सकते हैं, उसमें भी क्या होगा। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तीसरा, अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या, समझ गया। अंधविश्वास क्या, कुछ बताएंगे। क्या, मुक्ति के लिए पुत्र का होना अनिवार्य है, बेटी पराया धन होती है। ठीक है, चलिए लिखिए। आखिर कुछ भी कर लो, जाना तो पराए घर ही है। सोशल मीडिया पर है कि जब बेटी रहती है वहां अपने मायके में तो माँ बाप कहते हैं तुमको तो दूसरे घर जाना है, और जब ससुराल में आती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि अपना घर थोड़ी है, ख्याल रखेगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रहता है कहाँ, मायके पर, ना इधर की है ना उधर की है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या बोला, बोलो बोलो। हाँ, वो दोनों तरफ का गेट खुला रहता है, इन लोगों का अनुभव है। इधर से दिक्कत हो तो उधर चल जाना, उधर दिक्कत हो तो इधर चल जाना। अब पुरुष कहाँ जाएगा, यही करना चाहते हो। ऐसे सोचिए तो महिलाएं कितनी ताकतवर होती है मानसिक रूप से। अकेले आती है, लेने के लिए 100-200 लोग जाते हैं, है ना। अकेले आती है, हाँ? और एक दूसरे दिन ही एडजस्ट कर लेती है सबसे, और उसके बाद धीरे 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 सासू से ससुर से चाबी छीन लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, घर बनता ही है एक स्त्री और एक पुरुष से। महिलाएं महिलाएं ये कहने के लिए है कि ना तो मायका की होती है ना ससुराल की, तो घर होता किससे है, घर कैसे बनता है। आप अपने मायका में है तो वो घर बना आपके पिता माता से,
अब जहां पर आप आई है वो आपका घर हो, वो सास ससुर का घर नहीं रहा, वो तो कुछ दिन में क्या हो गए ऊपर। अब यहां पर आपका घर हो गया, नहीं समझे? अगर हर एक स्त्री हर एक लड़की समझने लगे या हर एक लड़का समझने लगे या हर एक लड़की समझने लगे कि मायका ही मेरा घर है, तो फिर घर बसेगा किसका? मायका भी कैसे बसा? मम्मी पापा के कारण। यहां भी पति पत्नी के कारण बसेगा, ऐसे ही तो है। यही घर हो गया आपका, समाज ने इसलिए कहा कि घर यही हो गया आपका। हाँ, और पत्नी को बराबर का दर्जा दिया गया ना हिंदू धर्म में। क्या कई ऐसे कर्मकांड है जिसमें अगर पत्नी बैठे नहीं तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा। अब देखिए क्या कहते संपत्ति में पति के संपत्ति में पत्नी का अधिकार है ना? तब हर चीज में उस अर्धांगिनी कहा गया है, किसको? पत्नी को पूरा महत्व दिया गया है। चलिए, हाँ, ये अंधविश्वास में क्या लिखे? मोक्ष के लिए पुत्र की अनिवार्यता, बेटी पराया धन होती है, जैसे अंधविश्वास भी जन्म दर में वृद्धि के कारण है। जाके सबसे सोचिए, लड़कों को या पुरुष को अगर ससुराल में रहना पड़े शादी के बाद, और दूसरे दिन से ही साला के लिए साली के लिए ससुर जी के लिए चाय बनाना पड़े, खाना बनाना पड़े किचन में जाके, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हो गया क्या? सांस्कृतिक कारण। एक मैंने बताया जलवायु कारण, चौथा होगा ये जलवायु कारण। भारत में गर्म जलवायु के कारण, उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारे यहाँ, हाँ, जलवायु कारण, गर्म जलवायु के कारण लड़के लड़की शीघ्र युवा हो जाते हैं। गर्म जलवायु के कारण लड़के लड़कियां शीघ्र युवा हो जाते हैं, उनकी प्रजनन अवधि लंबी होती है तथा प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। लड़के लड़कियां शीघ्र युवा हो जाते हैं, मतलब प्रजनन योग्य हो जाते हैं, उनकी प्रजनन अवधि लंबी होती है, प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। और लास्ट में आप्रवास जो है वो अलग है, बताया ही था मैंने कि वो उसने प्रभावित नहीं किया है। ठीक है, तो जन्म दर में वृद्धि के कारण आप्रवास दे सकते हैं।
आप्रवास, अगर मान लीजिए ऐसे लोग आ जाए तो 10 बच्चे पैदा करने वाले लोग बाहर से आ जाए, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है रोहिंग्या लोग जो आते हैं, एक किसी को 10 किसी को 12 शरणार्थी है, लेकिन बच्चों को पैदा करने में कोई कसर नहीं, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण बोझ है नहीं, खर्चा ज्यादा है नहीं, पढ़ाना लिखाना नहीं, किसी तरह बड़ा हो जाए, 6-7 साल का हो जाए, 8 साल का, ठीक है, उसके बाद कमा ही लेगा। ठीक है, हम लोग की तरफ कहावत है, जो मुंह चीरा है ना वो आहार भी देगा ही, ये बच्चा पैदा करो, नहीं समझे, मुंह चीरा है तो आहार भी देगा ही। तो ये है। चलिए, इसके बाद ये हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। कारण में क्या क्या पढ़ा आपने? मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि। मृत्यु दर में कमी के 3 कारण मोटा मोटी पढ़ा आपने। अकालों की बारंबारता में कमी, महामारियों पर नियंत्रण, और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बच्चों को टीका लगाने, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने। ये टीका लगाने से क्या होता है? मृत्यु दर में कमी आ जाती है। नहीं, ये तो टीका नहीं लगाया जाता था ना पहले, तो बच्चे मर जाते थे बहुत सारे। अभी क्या होता है, बहुत सारे बीमारियों का टीका बचपन में लगा दिया जाता है, पोलियो वगैरह का, ताकि बच्चे आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना न करना पड़े बच्चों को। तो मृत्यु दर, जन्म दर में वृद्धि का 4 कारण मैंने बताया है। कौन कौन? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में भी 3 कारण बताया। कृषि की व्यापकता, गरीबी की व्यापकता, शहरीकरण का निम्न स्तर। दूसरा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में विवाह की अनिवार्यता, संयुक्त परिवार प्रथा, संतति निरोधक उपायों के प्रति उदासीनता। ठीक है, सांस्कृतिक कारण में विवाह की अनिवार्यता, बाल विवाह, बहु विवाह, अंधविश्वास। चौथा जलवायु कारण। ठीक है, आप प्रवास में दे सकते हैं, अगर ऐसे लोग आ जाए हमारे यहाँ शरणार्थी, जो बच्चे पैदा करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं, तो आबादी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि के परिणाम देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम पहला लिखिए। भीषण गर्मी है। नहीं, कहां से इतनी ऊर्जा लाते हैं? सूरज के में तापमान कितना होगा समझ जाइए, लगातार जल रहा है सूरज। नहीं, कौन ये सब करके छोड़ दिया है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या का ढांचा जो है वह उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, और जनसंख्या का ढांचा कभी अनुकूल भी हो सकता है और कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। लिखिए, किसी देश की जनसंख्या
पहला पॉइंट, जनसंख्या और बचत। जनसंख्या और बचत डाल दिया। जनसंख्या की वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, में वृद्धि, और उपभोग में वृद्धि होगी तो क्या होगा, बचत और निवेश में कमी। उपभोग में वृद्धि एवं बचत एवं निवेश दर में कमी आती है। यह प्रवृत्ति समृद्धि एवं विकास दर को प्रभावित करती है। दूसरा, पर को प्रभावित करती है, मतलब ऋणात्मक तरीके से, पर विपरीत प्रभाव डालती है। क्लियर है। दूसरा, जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर से देश के प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। तीसरा, निर्भर आबादी की अधिकता। अपने लालन पालन के लिए दूसरों पर निर्भर बच्चे बूढ़े, अपने लालन पालन के लिए दूसरों पर निर्भर बच्चे बूढ़े बेरोजगार व्यक्ति, भिखारी, सन्यासी, फकीर, पागल, आदि अनुत्पादक उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या। अनुत्पादक होता है ना। अब बाबा रामदेव अनुत्पादक नहीं है, सन्यासी है। प्रोडक्शन करते हैं ना, सर्विस का भी और गुड्स का भी। लेकिन कौन अनुत्पादक बाबा है वो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग खूब समझते हैं। चलिए, क्या लिखे, अनुत्पादक उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या विकास को बाधित करती है। बाधित करती है। बेरोजगारी में वृद्धि। हाँ,
एक मिनट, वो क्या लिखे थे इससे पहले पॉइंट, निर्भर आबादी की अधिकता। हाँ, तो उसमें एक कमेंट लिख लीजिए जो बता दिए है कि भारत के संदर्भ में क्या है, निर्भर आबादी की तुलना में युवा एवं कार्यक्षम आबादी अधिक है। ठीक है, कमेंट लिख दीजिए, वही लिख लीजिए कमेंट। ये भारत के संदर्भ में संतोषजनक बात यह है कि यहाँ निर्भर आबादी की तुलना में युवा एवं कार्यक्षम आबादी अधिक है। बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के साथ श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। रवि ठीक से दिख रहा है, श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। एवं बेरोजगारी की समस्या जटिल से जटिलतर होती जाती है। जटिल से जटिलतर होती जाती है। बेरोजगारी की समस्या कई तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देती है। कई तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। गरीबी, भारत की एक प्रमुख समस्या है। यह भारत की एक प्रमुख समस्या है। कौन? गरीबी। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश की गरीबी में निरंतर वृद्धि हुई है। आजादी के अवसर पर, भारत में आजादी के अवसर पर 17 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे। अवसर पर मतलब आजादी के बाद 17 करोड़, मतलब तुरंत बाद 17 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे। तो अब 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ बात, अरे डेटा गरीबी का तो अलग अलग, राज्य सरकार अलग, केंद्र सरकार अलग, यूनाइटेड नेशन का अलग रहता है, विश्व बैंक का अलग रहता है। एक मोटा मोटी भारत में 25 से 30 करोड़ लोग अभी भी बीपीएल है। 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। इसका मतलब समझिए, गरीब कौन होता है? आंकड़ा की बात छोड़िए, गरीबी, गरीब उसको कहते हैं जिसको भोजन, कपड़ा, मकान नसीब नहीं होता है। ठीक है, जिसकी इनकम बहुत ही कम है। हमारे यहाँ 29 रुपया, 30 रुपया, 31 रुपया, 32 रुपया प्रतिदिन जो कमाता है उसको मान लेते हैं क्या? गरीब नहीं है।
अब इतना पैसा में क्या होगा, एक दिन का भोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही गंभीर समस्या है। कहा, अब गरीबी इतनी बड़ी समस्या रहेगी, गरीबी की व्यापकता रहेगी, तो उसका असर क्या होगा, राजनीति पर भी होगा, समाज पर भी होगा, सब कुछ पर होगा। ठीक है, और गरीबी दूर करने के लिए लोग भागेंगे कहा, शहरों में या फिर बाबाओं के पास। ठीक है, हाँ, भीड़ इतना क्यों रहता है, सबको रहता है परेशानी है। परेशानी का कारण क्या है, गरीबी। चलो, भीड़ में पैसा वाला नहीं रहता, पैसा वाला तो खुद बुला लेता है, या वो पैसा वालों के लिए वो वीआईपी लगा लगा रहता है, आगे में लगा रहता है ना, आया बैठ गया। धक्का खाने के लिए गरीब लोग ही होते हैं, और ज्यादा बाबाओं को या फकीरों को इनकम किससे होता है, गरीबों से होता है। 1 करोड़ अगर है समर्पित लोग, अगर 2-2 रुपया भी दिए, 10-10 रुपया, 10 करोड़ हो गया। कौन ऐसा बड़ा अमीर है जो 10 करोड़ एक के बार दे देगा, कितनी बार देगा। गरीब लोग तो कई बार 10-10 रुपया दे सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे साधु संत फकीर लोग हैं, पादरी लोग, जो कह देते हैं कि अपना हिस्सा, अपने जितना कमाते हैं उसका 1/10 हिस्सा भगवान के नाम पर या खुदा के नाम पर रखिए, यहाँ दान दे दीजिए, ये मिल जाएगा आपको। कहाँ, ये संचित हो रहा है। जब आप ऊपर जाइएगा तो सारा सुविधा, उधर खुदा है कि भगवान है पता नहीं, कोई तो आज तक जाना नहीं। ठीक है, लेकिन वो सुविधा करके रखा है, समझ रहे हो? हाँ, चलिए, तो देखिए क्या लिखे कि नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनता की गरीबी भी बढ़ रही है। संतुलित आहार का अभाव, बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न एवं संसाधन उपलब्धता, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न एवं संसाधन उपलब्धता की मात्रा एवं गुणवत्ता, खाद्यान्न एवं संसाधन की उपलब्धता की मात्रा एवं गुणवत्ता में गिरावट आती है। गुणवत्ता युक्त संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, साल्ट, वाटर। विटामिन में बहुत सारा विटामिन है, ये सब उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तब हुआ क्या, बैलेंस्ड डाइट। वैसे इंडियन डिश क्या है, संतुलित है, लेकिन ये सबको नसीब नहीं होता है। भारत में जो थाली है, भारतीय थाली, उसमें क्या क्या, चावल, दाल, रोटी, भुजिया, भांजा, चटनी, और वही चटनी में भी बहुत सारा चटनी, रायता, पापड़, घी, अचार, सलाद, इतना आइटम हो गया तो सब कुछ पूरा हो गया। संतुलित आहार इसी को कहते हैं। ठीक है, और हम भारतीय संस्कृति में की बात नहीं कर रहे हैं कि
भारतीय हैं हम, इसलिए हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, ये बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका का जो भोजन है वो संतुलित आहार नहीं है, यहाँ का जो थाली है वो क्या है, अपने आप में बैलेंस डाइट है। अरे कम से कम गरीब लोग भी जो होते हैं भात दाल चोखा खा लेते हैं, तो सब कुछ आ गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आ गया, चोखा में बढ़िया से बनाया प्याज और मिर्च लहसुन सब कुछ आ गया, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल सब कुछ आ गया, ठीक है। तो लेकिन सबको नसीब नहीं होता है, भात दाल आइए जो सारा डिश बताए सबको नसीब नहीं होता। ये 56 भोग या तो अमीरों को नसीब होता है या मंदिर में भगवान को नसीब होता है। मंदिर में भगवान का भोग लगते हुए देखे हैं, वास्तव में 56 भोग रहता है। चलिए क्या लिखे, संतुलित आहार की कमी के कारण मानव संसाधन की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास दर में गिरावट आती है। की कमी के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न एवं संसाधन उपलब्ध संसाधन क्या लिखे भाई, संतुलित आहार की कमी के कारण आगे मानव संसाधन की गुणवत्ता हाँ, उसके आगे मानव संसाधन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंततः इससे आर्थिक विकास दर में गिरावट आती है। कृषि नेक्स्ट पॉइंट, कृषि पर विपरीत प्रभाव। कृषि पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे मान लीजिए पहले जमींदारी थी तो एक जमींदार को मान लीजिए 10,000 एकड़ जमीन या 20,000 एकड़ जमीन है या 5,000 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब उसका हो गया 10 बेटा बेटी, तो बट गया, 1,000 है तो बच गए, बट गया तो कितना 100 एकड़ में, और सब का 55 हुआ, 55 तो पहले कम से कम हुआ ना, तो कई तो बट गया, बहुत कम हो गया ना, तो भूमि का विखंडन होता गया, भूमि का जोत का आकार छोटा, और जोत का आकार छोटा होगा, भूमि का विखंडन होगा, तो क्या होगा, खेती के लिए निवेश अनार्थिक हो जाएगा। खेती के लिए पूंजी निवेश जितना होना चाहिए उतना खेतीहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उत्पादन और उत्पादकता दोनों में गिरावट आएगी। जोत छोटा बताए थे ना, याद है, भूमि सुधार पढ़ाए थे, जोत छोटा हो और भूमि का विखंडन होता रहे तो कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लिखिए, जनसंख्या वृद्धि से कृषि भूमि का विखंडन एवं जोतों के छोटे आकार की समस्या उत्पन्न होती है। भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। अब एक और क्या होगा, सुनिए, उत्पादन और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है, इससे क्या होगा, एक और उत्पादन और उत्पादकता में कमी आएगी।
और छोटा छोटा मान लीजिए जिसके पास आधा एकड़ जमीन है, 5 कट्ठा जमीन है, वो कितना पैसा लगाएगा जमीन में? समझ में आ रही बात? तो हल बैल से खेती करेगा तो उत्पादन और उत्पादकता में कमी तो आती ही है। और भूमि संबंधी जो असमानता है उसके कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। सामाजिक तनाव समझ गए ना? देखिए परिणामतः एक और उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी तो आती ही है, साथ ही भूमि संबंधी सामाजिक आर्थिक असंतोष की समस्या भी उत्पन्न होती है। भूमि संबंधी सामाजिक आर्थिक असंतोष की समस्या उत्पन्न होती है। महंगाई, नेक्स्ट पॉइंट, महंगाई। जनसंख्या वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है। मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, आबादी के जीवन स्तर की गुणवत्ता में गिरावट आती है। नगरों में मलिन बस्ती, मलिन स्लम जिसको कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका, स्लम, मलिन बस्तियों की संख्या और आबादी में वृद्धि होती है। और लोग वहां आते हैं तो क्या होता है, नगर का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है उस पर दबाव पड़ता है। देखिए नगरों के सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना पर दबाव बढ़ता है। सामाजिक आर्थिक ढांचा समझे? सामाजिक ढांचा मतलब क्या हो? शिक्षा, स्कूल, हॉस्पिटल। देख रहे कितना स्कूल खुल रहा है कुकुरमुत्ता की तरह, और मनमाने ढंग से फी वसूली कर रहे हैं। ठीक है, एक लेख हम पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था, मतलब उसमें एडिटर ने अच्छा लिखा कि प्राइवेट स्कूल वालों का बस चले तो हिस्सा मांग लेगा परिवार का, जमीन का एक हिस्सा कहेगा यहाँ नाम कर दीजिए। ठीक है, इसको रोकने वाला कोई सरकार, ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। तो लिखे ढांचा पर दबाव बढ़ता है, ये समझ गए ना? सड़क पर, रेल पर, जहां जाइए वहां ठोसम ठोस, सिनेमा घर में जाइए, या डिज्नीलैंड में जाइए, स्कूल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी जाइए, ओवर पॉपुलेशन, क्राउडेड। ठीक है, तो ये हुआ कार्य क्षमता में कमी,
जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य ढांचा पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पर्याप्त एवं उचित रूप स्तर पर मिल नहीं पाता है। पर्याप्त एवं उचित स्तर पर मिल नहीं पाता है। अब मान लीजिए जहां गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, कोई रोजगार नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा। बड़े बड़े अपराधी बेरोजगार लोगों को अपना ये बना लेते हैं, गार्ड, पिछलग्गू, अपना गैंग में शामिल करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो अपराध में वृद्धि होगी। देखिए, कानून और व्यवस्था की समस्या, नेक्स्ट पॉइंट है, कानून और व्यवस्था की समस्या गंभीर होगी, क्योंकि कानून और व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों जैसे पुलिस आदि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। बेरोजगार युवाओं की क्षमता का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा किया जाएगा। अपराधियों द्वारा किए जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। बेरोजगार युवाओं की कार्य क्षमता का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा किए जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिल्मों में देखते होंगे, एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, एक बच्चा है बैठा हुआ है और वो एक व्यक्ति आता है जूता पॉलिश कराने के लिए, दो व्यक्ति आता है जूता पॉलिश कराने के लिए, तो पॉलिश करा लेता है और फेंक देता है ऐसे पैसा, तो वो कहता है उठा के दो, बच्चा कहता है, ठीक है, तो वो एक व्यक्ति उसमें क्रोधित हो जाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं रुको रुको, वो पैसा उठा कर दे देता है, कहता है ये लंबी रेस का घोड़ा है। देखिए, तो जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं कि युवाओं की क्षमता का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उनकी मानसिकता को, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे प्रभावित किया जा सकता है, ये अच्छी तरह समझते हैं। अपराध की संख्या में वृद्धि होगी और शासन प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, सरकारी सुविधाएं लेने वालों की भीड़ बढ़ेगी और जो सरकारी कर्मी है, अधिकारी है, उनकी संख्या तो बढ़ती नहीं है। ठीक है, बहुत पद खाली रहते हैं। तो शासन प्रशासन जो है किसी नीति को कार्यान्वित करने में असफल हो जाते हैं, और भी कारण है असफल होने के, भ्रष्टाचार भी है, लेकिन ये भी है जनसंख्या का अधिक बढ़ना। अब शौचालय के लिए आपने पैसा दिया, ठीक है, और शौचालय के लिए सरकार पैसा देती है, आम जनता में बंटवारा हो जाता है। अब एक अधिकारी घर घर जाकर नहीं देख सकता है, वो निर्भर हो जाता है, तो आबादी बहुत है ना, वो निर्भर हो जाता है अपने कनीय कर्मचारियों पर या और लोगों पर निर्भर हो जाता है। उन लोग सारे लोग कह दिए हाँ सब जगह शौचालय बन गया, अधिकारी भी समझ लेता है हाँ बन गया, कागज पर बन गया, वास्तव में बना न बना, अगर संख्या कम हो तो खुद ही जाके देखा जा सकता है।
समझ आई बात? ठीक है। तो लिखिए, शासन प्रशासन पर दबाव, हाँ, शासन प्रशासन पर दबाव बढ़ना, बढ़ती जनसंख्या के कारण योजनाओं को लागू करने में काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत में शासन एवं प्रशासन की विफलता का यह एक मुख्य कारण है। शासन एवं प्रशासन की विफलता का यह एक मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरणीय समस्या। हम समझ रहे हैं आप लोग दबाव में आ गए हैं, ब्रेक देते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय समस्या पर विचार करेंगे। पर्यावरणीय जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक हम ये अनुमान है, मतलब अनुमान नहीं, एक धारणा है कि पर्यावरण का प्रदूषित होना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इन सब के पीछे एक कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन इसका काट भी है, इसके विरोध में यह कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वह ग्लोबल वार्मिंग का या पर्यावरणीय समस्या का कारण नहीं है। जनसंख्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, CO2 या ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के कारण, और 69% आबादी का विशेष योगदान इसमें नहीं, दुनिया की 69% आबादी का, दुनिया की मात्र 10% अमीर आबादी है जो 50% ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे हम लोग, संतुलित ढंग से हम लिखा देंगे नेक्स्ट सेशन में। गर्मी के दबाव में आप लोग आ गए हैं ना।